हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। काफी सारे आप लोग के डाउट थे कि जियोयान हाफ मार्शल एम्पर लेवल से ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद के लोग कैसे पहुंच गए। तो देखो गाइज, जो लोग भी हाफ मार्शल एम्पर लेवल से पहुंचे हैं वो या तो घोस्ट हॉल की हेल्प से पहुंचे हैं या कि फिर वो एल्केमिस्ट अलायंस से जुड़े हुए थे। तो एल्केमिस्ट अलायंस की हेल्प से ऑब्वियसली उनके पास इतने रिसोर्सेज है कि वो किसी को भी पावरफुल बना सकते हैं, चाहे वो अकॉर्डिंग टू पिल हो या अकॉर्डिंग टू हाव या मेडिकल रिसोर्सेस या कल्टीवेशन रिसोर्सेस। और इसके बाद बाकी के लोग घोस्ट हॉल की हेल्प से पावरफुल हुए हैं। बाकी जो जियोयान के साथ थे, वो चाहे लिटिल फेरी डॉक्टर हो, स्काई ईगल की तिकड़ी हो या बाकी सभी लोग, वो सभी लोग अभी भी पावरफुल नहीं हुए क्योंकि वो नेचुरल तरीके से अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो इतना कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है कि इसकी पावर कैसे बढ़ गई इन सभी लोगों की। जिसकी पावर बढ़ी है वो सब घोस्ट हॉल के कारण है और ये आपको आगे चल के धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब ये एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं पिछला एपिसोड आपको बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा हुआ होता है कि जियोयान लियानर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि होती है पॉइजन बॉडी की, लेकिन जियान को उसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद लैंग बिंगजुआन और लुओजिन का भी ग्रुप उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे जियोयान को लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पता चलता है और वो काफी ज्यादा नाराज होता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर उसे छोड़ के चली गई। जिसके बाद जियोयान उसे ढूंढने के लिए साउथ डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो वहां पे उसे झोंगी मिलता है जिसे वो मार देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाता है। साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि तुम मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और इसके बाद वो सभी लोग वापस लौट के आते हैं जहाँ लैंग बिंगजुआन को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि जियोयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो उसे थोड़ी सी जेलसी फील होती है। जिसके बाद हमने देखा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर लियानियर की बॉडी को स्कैन करती है, तो उसके भी सेम इंप्रेशन थे जैसे जियोयान के थे, लेकिन वो बताती है कि इसे ठीक करने के लिए कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क की जरूरत है और इसे ढूंढने के लिए जियोयान रेडी हो जाता है और लुओजिन जियोयान को बताता है कि हमें मिल सकता है, जो सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए थे। और ये एपिसोड मैंने यहीं पर एंड किया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर आप लोग देख लो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओजिन ओल्ड झोउ की तरफ देखते हुए कहता है, आप एल्केमिस्ट अलायंस के साउथ रीजन के एल्डर हैं, तो आपको साउथ रीजन के 3 सेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। लुओजिन की बात को सुनकर झोउ तुरंत ही लुओजिन की तरफ देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, तुम उन 3 सेक्ट की बात कर रहे हो, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि मेरे एल्केमिस्ट अलायंस को भी उन्हें चेहरा देना होता है। मुझे मत बताओ कोर कैप्चरिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मिल्क उनसे रिलेटेड है। झोउ के फेस इंप्रेशन को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और प्रेजेंट टाइम पे वो क्यूरियस होते हैं इनके बारे में जानने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे तो जियोयान बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मिल्क के लिए एक्साइटेड था कि आखिरकार वो कहाँ पे है। जियोयान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये तीनों सेक्ट बड़े हैं या छोटे। प्रेजेंट टाइम पे जियोयान को लियानियर की बोनफुल पॉइजन बॉडी को सही करना था, भले ही उसे इन किलोइन के साथ फाइट भी क्यों ना करनी पड़े। तभी लुओजिन कहता है, नहीं, हमें उनके साथ फाइट करने या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे फादर ने एक बार उनकी हेल्प की थी, जिसके बदले उन्होंने मुझे कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क दिया था। ये सिर्फ इतना है कि हमें उनके साथ उस चीज को एक्सचेंज कर लेना चाहिए किसी दूसरी चीज के साथ या किसी दूसरी चीज को देकर, तो हमारे पास इसे अभी भी प्राप्त करने का एक चांस हो सकता है। जैसे ही सभी लोग सुनते हैं कि लुओजिन ने कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क को फॉलो किया है, तो सभी लोग काफी और सीरियस होते हैं। साथ ही साथ वो ये भी देख सकते थे कि लुओजिन इतना ज्यादा टैलेंटेड इसीलिए है। हालांकि तभी जोई ताऊ कहते हैं, आखिरकार कोर कैप्चरिंग मिल्क कहाँ है। आखिरकार सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही थी कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। ये देखकर लुओजिन तुरंत ही कहता, ओल्ड झाऊ, मुझे तुमसे पूछने दो, आखिरकार उन तीनों सेक्ट में सबसे पावरफुल सेक्ट कौन सा है। ये सुनकर जोई ताऊ तुरंत ही कहते, तुम्हारा मतलब। और इसके बाद वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर कहते हैं बर्निंग फ्लेम वैली। और इसके बाद जोई ताऊ को समझ में आता है कि आखिरकार बर्निंग फ्लेम वैली साउथ रीजन के अंदर इतनी पावरफुल कैसे बन गई। तभी लुओजिन भी कहता है, ये सही है, ये बर्निंग फ्लेम वैली ही है। मुझे जो पता है उनके अनुसार बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर कोर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मिल्क की एक केव है और इसी का यूज करके वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल हुए हैं कि वो साउथ रीजन के अंदर खुद को स्टेबल कर पाए हैं। हालांकि लुओजिन की बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, लेकिन केवल जियोयान ही था जो कि काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली ये नाम जियोयान के लिए फेमिलियर था और जियोयान को उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में वो युआनबू कॉन्टिनेंट के अंदर भी ये नाम सुनेगा। साथ ही इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनेगी। तभी जियोयान अपने दिल में कहता है कि एंसेस्टर ने एक बार कहा था कि बर्निंग फ्लेम वैली ने भी एक एलाइड डाउडी को प्रोड्यूस किया था जब बर्निंग फ्लेम वैली काफी ज्यादा पावरफुल थी। और इस कॉन्टिनेंट में जब जियोयान बर्निंग फ्लेम वैली में जाकर उन्हें देखेगा तो उनके बीच कैसा रिलेशन होगा। इस टाइम पे जियोयान तुरंत ही कहता है, भाई लुओजिन, आप बर्निंग एसेंस वैली के बारे में कितना जानते हैं। जियोयान के क्वेश्चन को सुनकर सभी लोग जियोयान की तरफ देखते हैं। साथ ही लुओजिन भी काफी ज्यादा हैरान था। आखिरकार साउथ रीजन के अंदर 3 पावरफुल सेक्ट थे और जियोयान को उन तीनों के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन जियोयान इस टाइम पे केवल बर्निंग फ्लेम वैली
के बारे में ही जानना चाहता था। हालांकि लोजिन ज्यादा अपने दिल में नहीं सोचता और तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली का जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत पहले हुआ था और इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। हालांकि एक बात निश्चित है कि बर्निंग एसेंस वैली अचानक ही अपेयर हुई थी। साथ ही बर्निंग फ्लेम वैली की स्थापना से पहले साउथ रीजन के अंदर इसके वैली मास्टर के बारे में कोई भी जानकारी पता नहीं चली। ऐसा लगता था कि वो पर्सन जैसे यहाँ का था ही नहीं, उसके बारे में हर एक चीज अननोन थी। हालांकि उस पर्सन का कल्टीवेशन काफी अच्छा था और साथ ही साथ उसकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। हालांकि वो एक एल्केमिस्ट नहीं थे, साथ ही उनके खुद के कल्टीवेशन के कारण उनके पास ऐसी पावर थी कि उन्हीं का लेवल का कोई भी वॉरियर उनके लिए मैच नहीं था। यहाँ तक कि उनसे पावरफुल लोग भी उनके साथ डायरेक्ट फाइट करने के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा पावरफुल और क्रूएल फ्लेम्स थी जो कि काफी ज्यादा दबंग थी। इन कई वर्षों में बर्निंग फ्लेम वैली ने खुद को साउथ रीजन में स्थापित कर लिया था और साथ ही साथ कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क के कारण इनके जो डिसाइबल थे वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और बर्निंग फ्लेम वैली की फाइटिंग पावर काफी अच्छी है और इनका फाउंडेशन भी काफी अच्छा है। इस टाइम पे जोयान को पूरा भरोसा हो जाता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के जो फ्लेम मास्टर या वैली मास्टर हैं उन्हें डुइकी कॉन्टिनेंट से ही होना चाहिए। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली के वैली मास्टर का नाम क्या है? ये सुनकर लुओजिन तुरंत ही शांत हो जाता है, क्योंकि उनका रियल नेम तो लुओजिन को भी नहीं पता था। हालांकि वो तुरंत ही कहता है, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन साउथ रीजन के अंदर उन्हें एंसेस्टर बर्निंग स्काई कहते हैं। हालांकि मैंने अपने ग्रैंडफादर से ये कहते हुए सुना था कि द बर्निंग एसेंस वैली के एंसेस्टर बर्निंग स्काई का जो सरनेम है वो टैंग है। लुओजिन की बात को सुनकर जॉन की आंखें अचानक ही साइन होती है, क्योंकि डुइकी कॉन्टिनेंट की बर्निंग एसेंस वैली के भी वैली चीफ का नाम टांग जेन था और उनका भी सरनेम टांग ही था। इस तरह जोयान को 70% तो कंफर्म हो चुका था कि ये एंसेस्टर फेंग तियान होने चाहिए, जो कि डुइकी कॉन्टिनेंट की बर्निंग एसेंस वैली के पहले डाउडी थे। साथ ही जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि बर्निंग फ्लेम वैली और जो क्लेन के बीच का जो रिश्ता था वो काफी करीब था और इस तरीके से जोयान के लिए कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क को पाना काफी आसान होना चाहिए। और ये सोच के जोयान थोड़ा सा खुश होता है और वो सोचता है कि अब उसे जल्द से जल्द बर्निंग एसेंस वैली के लिए निकलना होगा। जिसके बाद जोयान लियानर की बॉडी को चेक करता है और उस रूम से तुरंत ही बाहर आ जाता है और इसके बाद सभी लोग आंगन में पहुंचते हैं, जहाँ पे ल्यूक क्लेन के क्लेन मेंबर्स जैसे ही लैंग बिंगजुआन और लिटिल फेट डॉक्टर को देखते हैं तो काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं उनकी ब्यूटी को देखकर। हालांकि जैसे ही वो उनके सामने जोयान को देखते हैं तो पलक झपकते ही उनके दिल के विचार गायब हो जाते हैं और इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं और बातें करते हैं। हालांकि उसी टाइम पे एक क्यूट फिगर चहचहाते हुए सभी के सामने अपेयर होती है और जोयान का ग्रुप जब उसे देखता है, खास तौर पर लैंग बिंगजुआन, तो उसका शांत चेहरा अचानक ही काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और वो तुरंत ही चौंक जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो फिगर अभी अभी अपेयर हुई थी वो मूरोंग कियानयान थी। पिछले कुछ दिनों में सभी लोग काफी ज्यादा बिजी थे, इसीलिए किसी ने भी कियानयान के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि सभी मामलों के शांत होने के बाद आज कियानयान सबसे मिली थी और लैंग बिंगजुआन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि कियानयान उसे यहाँ दिखाई देगी। साथ ही लैंग बिंगजुआन को यह भी पता था कि इस लड़की को जोयान से प्यार है और वो अपने दिल में जोयान के लिए कुछ फीलिंग्स रखती है, लेकिन वो और जोयान पहले ही। और इतना ही सोचकर लैंग बिंगजुआन अचानक ही काफी अजीब फील करती है कि आखिरकार अब वो कियानयान को क्या बोलेगी और कैसे समझाएगी। हालांकि लैंग बिंगजुआन यहाँ पे टेंशन में होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कियानयान यहाँ पे जोयान के बगल में बाई हुआ के गले जाकर लग गई है। ये देखकर लैंग बिंगजुआन के चेहरे में अचानक ही खुशी आ जाती है कि वास्तव में कियानयान को जोयान नहीं बल्कि बाई हुआ पसंद है। हालांकि उसी मूवमेंट पे जोयान अचानक ही लैंग बिंगजुआन की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम अपनी बहन द्वारा देखे जाने से परेशान हो या जेलस फील कर रही हो या कि डर रही हो? और इसके बाद जोयान स्माइल करता है। तभी लैंग बिंगजुआन खुद को कंट्रोल करती है और इसके बाद जोयान को किस कर देती है और जोयान को किस करने के बाद वो ब्लश होते हुए तुरंत ही पीछे हट जाती है। हालांकि उसके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों को ही देख रही थी और उसके चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन अभी भी ये सिर्फ नकली स्माइल लग रही होती है। जिसके बाद गेस्ट हॉल में सभी लोग बैठते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ लैंग बिंगजुआन को पता चलता है कि अपनी ट्राइब को छोड़ने के बाद कियानयान अकेले ही यहाँ पे आ गई थी और इसके बाद वो बाई हुआ की देख रेख में ही ल्यूक लेन के अंदर रही थी और इतने सालों के अंदर मूरोंग कियानयान को बाई हुआ से प्यार हो गया था। ये सुनकर लैंग बिंगजुआन थोड़ा सा हैरान होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की की जो फीलिंग्स जोयान के लिए थी वो वास्तव में बाई हुआ के लिए चेंज हो जाएंगी। हालांकि इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन अपने दिल में काफी ज्यादा खुश भी होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके और मूरोंग कियानयान के बीच की जो बॉन्डिंग थी उसमें काफी परेशानी हो सकती थी। और इसीलिए इस टाइम पे तो लैंग बिंगजुआन का दिल पूरी तरीके से गार्डन होता है। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जोयान से जुड़ी हर एक चीज परेशान कर देती थी। यहाँ तक कि जब भी जोयान उसके साथ होता था उसका मूड हमेशा ही अच्छा होता था और इस टाइम पे उसके दिल में केवल जोयान ही होता है। हालांकि इस
टाइम पे लैंग बिंगजुआन तुरंत ही कहती है, सॉरी कियानियान तुरंत ही कहती है, सिस्टर लैंग बिंगजुआन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में जोयान के साथ होंगी। क्या आप हमेशा उसके साथ रूड बिहेव नहीं करती थी? तो क्या ये सब नाटक था? और इसके बाद वो तुरंत दौड़ते हुए लैंग बिंगजुआन को गले लगा लेती है और इसके बाद हल्के से उसके कान में ऐसा कहती है। कियानियान की बात को सुनकर तो लैंग बिंगजुआन के गाल तुरंत ही लाल हो जाते हैं और इसके बाद वो उसे हल्का सा डांटती है। हालांकि तभी कियानियान एक बार फिर से कहती है, सिस्टर बिंगजुआन क्या आप अक्सर जोयान के साथ ऐसा ही ट्रीट करती हैं? और उसकी बात को सुनकर तो लैंग बिंगजुआन काफी ज्यादा शर्माती और साथ ही साथ उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है। हालांकि वो कियानियान को चुप रहने का इशारा करती है और अचानक ही एक प्यारी सी स्माइल लैंग बिंगजुआन के चेहरे पर आ जाती है और इसके बाद कियानियान और लैंग बिंगजुआन एक दूसरे से काफी सारी बातें करती हैं। दूसरी तरफ जोयान और लुओजिन कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क के मामले में उलझे हुए थे, जहां लुओजिन कहता है, जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क हर 50 साल में केवल एक ही बार बनता है और मुझे विश्वास नहीं है कि अभी भी बर्निंग एसेंस वैली में ये मौजूद होगा। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा सा सैड होते और तुरंत ही अपना सिर हिलाते क्योंकि उन्हें पता था कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क काफी रेयर ट्रेजर है और ये नेचुरली ही क्रिएट होता है। हालांकि इस टाइम पे जब सभी कोई उदास होता तो जोताई कहते हैं, अगर ऐसा है तो शायद हमने अभी भी मौका नहीं गवाया है। जिसके बाद वो बताता है कि अल्केमिस्ट अलायंस में एंटर होने के बाद मुझे साउथ रीजन के इन तीनों सेक्ट के बारे में कुछ समझ है, जिसे मैंने एक स्क्रोल में देखा था कि प्रत्येक 25 सालों में बर्निंग फ्लेम वैली एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है जो कि सेक्ट कंपटीशन होता है और इस सेक्ट कंपटीशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले पार्ट में डिसाइबल पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे पार्ट में क्लेन के एल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बीच कंपटीशन होता है और वैली मास्टर इनमें से हर एक को चूज करके उन्हें काफी बड़ा गिफ्ट देते हैं। हालांकि ये गिफ्ट क्या होता है कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं जो सोचता हूँ उसके हिसाब से अगर हमारी किस्मत खराब नहीं है तो इनाम को कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क होना चाहिए और इस कंपटीशन को स्टार्ट होने में अभी भी 2 महीने बाकी है। ये सुनकर तो जोयान और लुओजिन तुरंत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहते हैं किंगयांग सिटी से बर्निंग फ्लेम वैली तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, जिसमें झोउताई तुरंत ही कहते हैं, अपने ग्रुप के साथ आप ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में वहां पहुंच सकते हैं। जो सुनकर जोयान तुरंत ही अपना सिर हिलाता है क्योंकि कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क तो जोयान के लिए जरूरी ही है, लेकिन अभी तक सी क्लाउड पैलेस का मामला भी पूरी तरीके से सुलझा नहीं था और अगर वे लोग चले जाते तो किंगयांग सिटी एक बार फिर खतरे में पड़ जाती। इसीलिए कुछ दिनों तक उनका यहाँ रहना पहले ही सबसे अच्छा था। अगले कुछ दिनों तक किंगयांग सिटी भी काफी ज्यादा शांत होती है, जो कि पिछले काफी दिनों से लड़ाई में जूझी हुई थी, अब धीरे धीरे शांत हो गई थी और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों का आना जाना भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। खास तौर पर लोग ये जानने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार ल्यूक क्लेन ने सी क्लाउड पैलेस के पैलेस मास्टर को कैसे हरा दिया। इसीलिए काफी सारी गाड़ियां तो ल्यूक क्लेन के बाहर खड़ी हुई थी और वो चापलूसी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। हालांकि ये सभी लोग अपने अपने एरिया में तो फ्रीडम और रूल करते थे, लेकिन इन्हें यह डर था कि कहीं सी क्लाउड पैलेस इनके ऊपर अटैक ना कर दे। और जब इन्होंने सुना कि पैलेस मास्टर को ल्यूक फैमिली ने हरा दिया है तो ये तुरंत ही चापलूसी के लिए दौड़ने लगे और यहाँ पे पहुंच गए। हालांकि ल्यूक फैमिली के लोग तो इन्हें काफी ज्यादा एरोगेंट तरीके से देख रहे थे क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन फिर भी जोयान ने इन्हें रोक दिया था और उन सभी को वेलकम करने के लिए जोयान खुद आंगन तक गया था। एक दिन के बाद ल्यूक क्लेन में काफी संख्या में ट्रेजर आ गए थे, चाहे वो हाई लेवल की डुक्यू मेथड, डू टेक्निक, प्रीसियस मेडिसिनल पिल्स और या काफी सारी और भी अदर ट्रेजर्स जो कि उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इस टाइम पे यहाँ एक साथ इकट्ठा हो चुके थे और इस टाइम पे इन चीजों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये ल्यूक फैमिली की एक साल की इनकम का भी दुगना था या तिगना। और यहाँ पे जोयान ने भी थोड़ा स्मार्टली वर्क किया होता है क्योंकि जोयान को पता था इन्हें ऐसे ही भेज देने से अच्छा है इनके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि इन चीजों से ल्यूक फैमिली की पावर और स्ट्रेंथ एक बार फिर से नए लेवल तक बढ़ सकती थी। हालांकि इस टाइम पे सी क्लाउड पैलेस में एक बार फिर बुकुई आया हुआ था और फू यालोंग उसे देखकर तुरंत ही बताता है, क्या अब आपको पता चला किंगयांग सिटी में एक से ज्यादा एक्सपर्ट हैं और एक बच्चा है जिसके पास हेवेनली फ्लेम भी है, यहाँ तक कि उसके साथ फाइट करते हुए मुझे भी अलर्ट रहना पड़ा था। तभी बुकुई कहता, क्या उसका नाम जोयान है ना? इस टाइम पे बुकुई को पता था कि यह मामला उसकी सोच से भी ज्यादा कठिन है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अल्केमिस्ट अलायंस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और अगर ये कंटिन्यू रहा तो उसके सी क्लाउड पैलेस को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए वो इस टाइम पे जोयान के साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। हालांकि बुकुई की बात को सुनकर तुरंत ही फू यालोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? जो देखकर बुकुई तुरंत ही कहता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो वही है जिसे हमारे क्लीन मेंबर्स चाहते हैं और अगर आप उसे पकड़ सकते हैं तो आपको मिलने वाला इनाम काफी बड़ा होगा। उसकी बात को सुनकर फू यालोंग काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और उसे गालियां देता है, क्योंकि अगर वो जॉन को पकड़ सकता तो वो पहले ही जॉन को पकड़ चुका होता। इसीलिए वो कहता है, अगर तुम्हें इनाम चाहिए तो जाओ और खुद ले आओ, मैं अब और नहीं खेल रहा। और इसके बाद तुरंत ही खड़े होकर जाने के लिए मुड़ता है। तभी बुकुई कहता है, फू यालोंग तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तुम जोयान को पकड़ सकते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन ओरिजिन किंग लेवल
लेवल तक पहुंच जाएगा। बुकुई की बात को सुनकर फुयालोंग तुरंत ही उसकी तरफ देखता है और इसके बाद कहता है, बकवास मत करो, ओरिजिन किंग तक अपनी पावर को ले जाने के लिए क्या मुझे अल्केमिस्ट अलायंस को भड़काना चाहिए? क्या तुम लोग उनसे डरते नहीं हो? लेकिन मैं अभी भी अपनी जान बचाना चाहता हूँ। ये देखकर बुकुई तुरंत ही समझ जाता है कि सॉफ्ट तरीके से बात करने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, फुयालोंग तुम्हें समझना चाहिए कि अगर तुम तैयार नहीं होते तो अल्केमिस्ट अलायंस से पहले कोई और तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि वे लोग अल्केमिस्ट अलायंस से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनकर फुयालोंग तुरंत ही डरते हुए पीछे की तरफ यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी बुकुई कहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हालांकि उसे मुझसे कुछ दिन पहले मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे देरी क्यों हो रही है। ये सुनकर फुयालोंग तुरंत ही कहता है, वो अगर मर जाए तो बेहतर है। जिस पर बुकुई हंसते हुए कहता है, बेहतर होगा कि आप ऐसा कुछ होने की उम्मीद ना करें, क्योंकि एक बार जब वो मर जाएगा तो एल्डर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल किसी को यहाँ भेजेंगे और उस समय प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी होगी। जिसके बाद वो बताता है कि मैंने पहले ही जोयान के बारे में एल्डर्स को बता दिया है और वे कल काफी सारे एक्सपर्ट्स को भेज देंगे, और एक बार जब वो सभी आ जाएंगे तो हम सब मिलकर किंगयांग सिटी की तरफ रवाना होंगे। फुयालोंग काफी अजीब तरीके से बुकुई की तरफ देखने लगता है, तो बुकुई तुरंत ही कहता है, आपको मुझे इस तरीके से देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप और मैं केवल दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, मैं केवल अपना हिस्सा कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर एक बार तुम जोयान को पकड़ लेते हो और उसे जिंदा उनके हवाले कर देते हो तो आपको अल्केमिस्ट अलायंस से भी कोई खतरा नहीं होगा। बुकुई की बात को सुनकर फुयालोंग थोड़ा सा तो शांत होता है और अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद हमें किंगयांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोयान अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और फ्लेम मंत्र एक्टिवेट होता है और आसपास की नेचुरल एनर्जी जोयान की बॉडी में जा रही होती है। और इस टाइम पे कंटिन्यू फाइट के कारण जोयान की जो पावर थी पहले ही ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी और वो रिटर्नेंस लेवल के बैरियर को टच कर चुका होता है। साथ ही जोयान को पता था कि 2 महीने बाद उसे बर्निंग फ्लेम वैली में जाना है और उसे नहीं पता था वहाँ उसे कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जोयान को जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन और अपनी पावर बढ़ानी थी, और इसीलिए जोयान ये सोच रहा होता है कि वो उसे आज रात ही कम से कम रिटर्नेंस लेवल पर पहुंच जाना चाहिए, और अगर वो एक बार ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। हालांकि इसके चांसेस तो काफी कम होते हैं, लेकिन जोयान फिर भी एक बार ट्राई करना चाहता था। इस टाइम पे जोयान जैसे ही अपने फ्लेम मंत्रा को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है तो एनर्जी जो कि आसपास की जिनसेन कोई होती है पागलों की तरह जोयान की बॉडी की तरफ दौड़ने लगती है, और जोयान की हेवेली फ्लेम उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। तभी रात के आसमान में लुओजिन और बाकी सभी लोग जो कि हवा में जोयान के रूम को देख रहे होते हैं तुरंत ही कहते हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? तभी जोउताई जो कि बाई हुआ के पास खड़े हुए थे तुरंत ही कहते हैं कि अगर ये ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पावर के साथ रिटर्निंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहता है और अनसक्सेसफुल हुआ तो इसका बैकलैश भी काफी बड़ा होगा। क्या ये थोड़ा लापरवाह नहीं है? हालांकि कुछ घंटों के बाद अगले दिन की सूरज की किरणें निकलती हैं और अब तक जोयान का डुई की वॉर्टेक्स भी पूरी तरीके से शांत हो चुका था, जिसके कारण जोयान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने के 3 स्प्लिट स्टोन को देखता है जिनकी एनर्जी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। और इस टाइम पे जोयान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। हालांकि इस टाइम पे लुओजिन और बाकी सभी लोग आसमान में देख सकते थे कि जोयान का डुई की वॉर्टेक्स धीरे धीरे फैल रहा है। ये देखकर सभी लोग थोड़ा सा उदास होते हैं, यहाँ तक कि लैंग बिंगजुआन अंदर जाकर देखना चाहती थी कि जोयान कैसी हालत में है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो बाई हुआ उसे रोक देता है और कहता है कि हमें नहीं पता कि अंदर की हालत क्या है, ये सबसे अच्छा होगा कि हम जल्दबाजी ना करें। बाई हुआ को खुद को रोकते हुए देखकर लैंग बिंगजुआन उसी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में भी दिखाई दे रही थी। हालांकि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अचानक से दौड़ती हुई आती है और इस टाइम पे उसे बाई हुआ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो रूम के अंदर जाना ही चाहती थी कि तभी अचानक लुओजिन आकर उसे रोक देता है और वो कहता है, हम जानते हैं कि आप सभी जोयान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम भी उसके लिए टेंशन में हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो ये जोयान के फाउंडेशन को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। और इस टाइम पे लुओजिन ने लिटिल फेरी डॉक्टर की कलाई को पकड़ रखा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे डांटते हुए कहती है, लेकिन वो पहले ही अपने कल्टीवेशन को रोक चुका है और अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो हमें यहाँ पे बाहर खड़े होकर उसका इंतजार क्यों करना चाहिए। और इसके बाद वो तुरंत ही लुओजिन से अपना हाथ छुड़ाने लगती है और उसी टाइम पे लिंग बिंगजुआन ये सुनती है तो तुरंत और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और इस टाइम पे ये दोनों अब और वेट नहीं कर सकती थी, लेकिन तभी अचानक एक हल्की सी आवाज के साथ वो दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और जोयान सबके सामने अपेयर होता है। और उसी टाइम पे बाई हुआ और लुओजिन को दूर धकेलते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और लैंग बिंगजुआन तुरंत ही जोयान के सामने आ जाती है। इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन बस जोयान को गले लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती है तो थोड़ा सा रुक जाती है और इसके बाद दोनों लोग जोयान के हाथ को पकड़कर उसकी जांच करने लगती हैं। तभी जोउताई जोयान की तरफ देखते हुए
कहते हैं, तुम बच्चे, तुम इस बार बहुत लापरवाह थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हें अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इन सभी लोग के सीरियस चेहरों को देखकर जुआन को अचानक ही हंसी आ जाती है और इसके बाद जुआन कुछ नहीं कहता। इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन और लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि जुआन की बॉडी को चेक कर रही थी, ये जानकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि जुआन का डुई क्विक कम नहीं हुआ था बल्कि और भी ज्यादा कंडेंस हो गया था। साथ ही लैंग बिंगजुआन जुआन की बॉडी से निकलने वाला हल्का प्रेशर फील कर सकती थी, इसीलिए तुरंत ही वो चिल्लाते हुए कहती है, आप सक्सेसफुल हुए। और लैंग बिंगजुआन की बात सुनते ही पीछे की भीड़ तुरंत ही हैरान होते हुए जुआन को देखती है और सभी की नजरें इंटरेस्टेड तरीके से जुआन को देख रही थी। तभी जुआन कहता है, मैंने आप सभी लोगों को परेशान कर दिया। हालांकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, लेकिन किस्मत से मैं वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। और इसके बाद जुआन तुरंत ही एक कदम बढ़ाकर उन दोनों के सामने आता है और स्माइल के साथ तुरंत ही अपने पावरफुल ऑरे को सबके सामने लाता है। और जुआन के ऑरे के सामने यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, यहाँ तक कि लैंग बिंगजुआन भी अपनी पावर के साथ काफी ज्यादा दबाव फील कर रही होती है। जिसके बाद सभी लोग तुरंत ही कहते हैं, रिटर्नेंस। उन्हें पता था कि भले ही जुआन ने ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज के बॉर्डर को छू लिया हो, लेकिन फिर भी एक ही रात में रिटर्नेंस लेवल पर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल था और उन्हें समझ में नहीं आता कि जुआन ने ऐसा कैसे किया। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, मतलब तुरंत ही हर कोई यही कहता है कि हमें वास्तव में समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा कैसे किया। हालांकि इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि जुआन ने इस टाइम पे 3 हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन का यूज किया है और अगर वे नहीं होते तो जुआन भी ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सी क्लाउड पैलेस में लोगों का एक ग्रुप पहुंच चुका होता है और इस ग्रुप में ज्यादातर 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स थे। हालांकि यहाँ पे 3 और भी लोग थे जिन्हें देखकर फू यालोंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है, तियान लोंग, तियान सी, तियान टेंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे तुम तीनों भाइयों को भेजेंगे। तभी वो तीनों कहते हैं, सेक्ट मास्टर इस मामले को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उन्होंने हम तीनों भाइयों को भेजा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि इस मिशन में कोई भी गलती ना हो। और इसके बाद वो तुरंत ही आगे आते हुए कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पैलेस मास्टर फू को जुआन ने बुरी तरीके से हराया था। आप जैसा रिटर्नेंस लेवल का एक्सपर्ट वास्तव में ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक वॉरियर से हार गया। क्या आपकी ताकत बस इतनी ही है? ये सुनकर फू यालोंग तुरंत ही कहता है, अगर आपको मेरी ताकत जाननी है तो आप इसे खुद ही आजमाते क्यों नहीं है। और इसके बाद वो तुरंत ही गायब होकर ओल्ड मैन के सामने आ जाता है और उसका पंच उसके चेहरे की तरफ शूट हो जाता है। हालांकि तभी उसके आगे ब्लैक लाइट टिमटिमाती और इसके बाद एक ब्लैक फिगर के साथ फू यालोंग का पंच तुरंत ही रुक जाता है और इसके बाद एक फोर्स के साथ फू यालोंग तुरंत ही पीछे की तरफ हटने लगता है और साथ ही साथ उसके पैर के साथ जमीन भी टूटने लगती है। और इसके बाद उन तीनों ओल्ड मैन के सामने 2 और ब्लैक फिगर अपीयर होती हैं जिनके अंदर से मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा था। ये देखकर फू यालोंग तुरंत ही कहता है, ये क्या परेशान करने वाली चीजें हैं। जिसके बाद फू यालोंग तुरंत ही कहता है, मैं तो केवल आपकी पावर को देखना चाहता था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपके पास ऐसी भी कोई चीज होगी। अगर आप पर भरोसा ना भी किया जाए तो केवल ये 3 पपेट ही स्टार्टिंग रिटर्नेंस लेवल के एक्सपर्ट को टक्कर देने के लिए काफी है। मुझे लगता है कि इस बार आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने सामने के तीनों लोगों को ग्रीट करता है और डरते हुए सामने की 3 पपेट को देखता है जो की काफी ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि उसके पीछे के 3 लोग तो 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे, लेकिन ये पपेट रिटर्निंग लेवल के एक्सपर्ट से मेल खा रही होती हैं। और इस टाइम पे फू यालोंग की आंखों में लालच ही लालच थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो 3 रिटर्नेंस लेवल के एक्सपर्ट की पपेट को कंट्रोल कर सकता है तो रिटर्नेंस लेवल पर उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जोयान की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि यहाँ पे कुछ भी कहने का कोई भी मतलब नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जोयान को पकड़ना, जिसके बाद उन सभी को काफी सारे गिफ्ट मिलेंगे और वो अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। हालांकि फू यालोंग को और बाकी तीनों लोगों को यही लग रहा था, लेकिन बुकुई ने उन्हें ये नहीं बताया था कि जोयान को पकड़ने के बाद गिफ्ट केवल एक को ही मिलने वाला था और उस ट्रेजर से केवल एक ही बंदे की पावर बढ़ने वाली थी, जिसका मतलब था कि जोयान को पकड़ने के बाद दूसरे लोगों को निपटा देना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंगयांग सिटी के अंदर जोयान अपने रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था और इस टाइम पे उसने अपना कल्टीवेशन कर लिया था, क्योंकि वो अपनी नई पावर के साथ धीरे धीरे फैमिलियर हो रहा था और इसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ तक बाकियों की बात थी, वो सभी लोग काफी ज्यादा रिलैक्स करके जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें सी क्लाउड पैलेस की भी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था जोयान जब ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था तब उसने फू यालोंग की बैंड बजा दी थी, तो अब तो जोयान रिटर्नेंस लेवल पर पहुंच चुका था। फू यालोंग से निपटना और भी इजी हो गया होगा। हालांकि जब ये सब कोई यही सोच रहा होता, उसी टाइम पे चिंगयांग सिटी के ऊपर बिना बुलाए मेहमानों का एक ग्रुप दिखाई देता है और इसके बाद जोयान की अचानक आंखें खुलती और जोयान उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है, जिसके बाद जोयान सामने वाला पर्स फू यालोंग सी क्लाउड पैलेस का पैलेस मास्टर दिखता है। इसीलिए लुओजिन और बाकी सभी लोग तुरंत ही आसमान की तरफ उड़ते हैं और अपने सामने 5 लोगों को देखते हैं। तभी भाई हुआ कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ गलत फील किया था। फू यालोंग इस बार आया था तो उसके साथ 4 लोग थे और इनमें से सबसे पावरफुल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के स्टार्टिंग स्टेज पर होता और इसके बाद बाकी 3 डाउडी लेवल पर होते हैं और फू यालोंग रिटर्नेंस लेवल पर होता है। जो देखकर भाई हुआ तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये आदमी गुस्से में पागल हो गया हो। हालांकि तभी लुओजिन कहता है फू यालोंग बेवकूफ नहीं है, वो बिना किसी कारण के इतने
इतने सारे बेकार लोगों को तो नहीं लाएगा, सावधान रहे, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। हालांकि लियोजिन की बात को सुनकर झोउताई तुरंत ही कहते कौन परवाह करता है, अगर कुछ छुपा भी है तो एक बार कोशिश करने के बाद पता चल जाएगा। और इसके बाद वो अपनी जिनसेनकुई को तुरंत ही इकट्ठा करके एक पंच 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की तरफ बढ़ाते हैं। ये देखकर उन तीनों की स्टोरेज रिंग अचानक ही स्लैश होती है और उनसे 3 ब्लैक कलर की किरण निकलती है, जो कि तुरंत ही झोउताई के सामने अपेयर होती हैं और उसके पंच को तुरंत ही रोक देती हैं, जिसके कारण झोउताई उड़ते हुए पीछे की तरफ जाता है और तुरंत ही उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। हालांकि लियोजिन उन्हें पकड़ लेता है और तुरंत ही कहता है लालत है, ये तीनों लोग कहाँ से आए हैं। साथ ही इस टाइम पे लियोजिन उनके तीनों के पपेट को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है इनके पास पपेट है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना ज्यादा ईगोफुल है। इस टाइम पे वो लोग जैसे ही उन तीनों पपेट को देखते हैं तो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फाइट इतनी इजी नहीं होने वाली है जितनी उन्हें लग रही है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं और अब फाइट को नेक्स्ट एपिसोड पे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो देखेंगे कि क्या होने वाला है फाइट में। और इस एपिसोड को आप लोग एंजॉय करो। ज्ञान यान तो पलट गई भाई, कोई और पसंद था, कोई और पसंद आ गया। देखो, बाई हुआ के बारे में अभी भी हमें कोई आइडेंटिटी नहीं पता है अच्छे से, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि बाई हुआ कौन है, क्या है, जुआन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हमें आगे पता चले।